हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका साथ ही नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो और एक नया टॉपिक आपके सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। क्या है टॉपिक? जिस तरह हम देखते हैं कि कुछ ऐसे कारक होते हैं जो पृथ्वी पर अनेकों नई स्थलाकृति का निर्माण कर देते हैं, नई संरचना का निर्माण कर देते हैं, नई भू आकृति का निर्माण कर देते हैं। फिर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो उन्हीं नई आकृतियों को, जिसको किसने निर्माण किया है? पृथ्वी ने। फिर पृथ्वी ही उन वापस निर्मित स्थलाकृतियों को, आकृतियों को, स्थानों को वापस सपाट यानी कि समतल करने का कार्य करते हैं। तो कुछ ऐसे तत्व हैं, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे बल होते हैं पृथ्वी के अंतर्गत और बाहरी रूप में। ऐसे तत्व या ऐसे बल होते हैं, फोर्स होते हैं जो अंदर से नया एक उत्थान क्रिएट करते हैं, नई चीज को निर्माण करने के लिए होते हैं। और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो उस नई चीज को या उस नई स्थलाकृतियों को समतल करने का कार्य करते हैं। अगर आप सोचिए कि अगर केवल और केवल एक ही फोर्स काम करता है, यानी कि मैं मान लीजिए कि आप सीधी सी सिंपल वे में समझे कि अगर पृथ्वी के अंतर्गत दो बल हैं, एक तो वो है कि जिससे नई नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, एक वो है जिससे उन नई स्थलाकृतियों को वापस काट छाट के समतल करने का काम करती है। अब मैं बोल दूं कि मान लो चलो कि एक ही बल कार्य कर रहा है, यानी कि कौन सा? निर्माणकारी बल ही कार्य कर रहा है, निर्माणकारी बल ही कार्य कर रहा है। तो फिर क्या होगा कि सभी जगह आपको पठार, पर्वत, ऊंचे ऊंचे स्थान, गर्त यही दिखाई देंगे। अब वो क्यों? क्योंकि जो बल होते हैं निर्माणकारी बल, वो पठार, पहाड़, मैदान, झील वगैरह अनेक उच्चावचों का निर्माण करती है। उच्चावच आप जानते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश घाटी वगैरह, ये सभी उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। तो ये होते हैं कि निर्माणकारी बल। एक होते हैं कि उनका काट छाट करके उनको वापिस समतल कर देने का काम करते हैं। तो उसमें अपर्दन आता है, अपक्षय आता है, ये सभी ऐसे तत्व होते हैं जो उन्हें पुनः समतल करने का कार्य करते हैं। तो मैं आपको बोल रहा था कि अगर केवल एक ही बल कार्य करे, यानी निर्माणकारी बल ही कार्य करे, तो कैसा होगा? फिर पृथ्वी की कल्पना आप मानव जीवन के रूप में नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हर जगह पठार, पहाड़ वगैरह होंगे तो मानव पहाड़ पर रहने के लिए नहीं बना है। वो बहुत मुश्किल से क्रिटिकल कंडीशन में इन क्षेत्रों में रहते हैं। पहाड़ पर रहेगा तो वहां पर ठंड ज्यादा होगी, ढाल ज्यादा होगा, कृषि नहीं कर सकता, अनाज नहीं उगा सकता, पानी को इतनी ऊपर नहीं चढ़ा सकता, अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ज्यादातर जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? मैदानी भागों में, समतल भागों में, ठीक है ना। उसके बाद आता है पठारी भागों में, और लास्ट आता है आपका पहाड़ी भागों में या पर्वतीय भागों में। क्योंकि पर्वत का ढाल ऊंचा होता है, कृषि नहीं कर सकते, पानी नहीं ले जा सकते, ठंड अधिक लगती है, घर नहीं बना सकते, ऐसा कंडीशन। रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन चीज, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन चीज मूलभूत आवश्यकता होती है मानव जीवन के लिए। जो तीनों चीज उस पर्वतीय क्षेत्र में करना बहुत कठिन साबित होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी ने अपना बैलेंस, अभी थोड़े दिन पहले अपन पढ़ा था ना, भू संतुलन, ठीक है। तो भू संतुलन स्थापित करती है पृथ्वी अपने लिए और अपने ग्रह के लिए, ठीक है। तो पृथ्वी के अंतर्गत कितने प्रकार के बल पाए जाते हैं? मैंने कहा 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं देखें। आज बल से संबंधित पूरा चार्ट में क्लियर करवाऊंगा आपको। फिर इससे संबंधित और कोई सी वीडियो अगर आगे जो चैप्टर की है आपके अंदर जो लगते हैं, सभी नहीं लगते हैं ये आपके चैप्टर के अंदर, कुछ चीजें जो हैं जो लगती है आपके अंतर्गत मैं बता दूंगा, ये पढ़ेंगे, सभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो देखें, बल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फोर्स। कितने प्रकार के होते हैं पृथ्वी के बल? तो 2 प्रकार के होते हैं। मैंने कहा अंतर्जात बल वे बल होते हैं जो नई आकृति का निर्माण करते हैं, और बहिर्जात बल वे बल होते हैं जो नई आकृति को वापस समतल करने का कार्य करते हैं। मान लीजिए कि एक स्थल भाग है, वहां पर कोई घटना हुई अंतर्जात बलों के कारण। अंतर्जात बल यानी भूगर्भिक घटना, उससे क्या हो गया? पहाड़ उत्पन्न हो गया। फिर हवा है, जल है, हिमानी है, ये सभी क्या करेंगे? उस पहाड़ को काटने का कार्य शुरू कर देंगे, धीरे धीरे। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो पूरा पहाड़ एक चूर्ण के रूप में या मैदान के रूप में विभक्त हो जाएगा। तो यही होता है कि बल ऐसे होते हैं 2। कैसे होते हैं बल? 2। एक होते हैं अंतर्जात यानी भूगर्भिक रूप से, एक होते हैं बहिर्जात जो उसे वापस समतल करने का कार्य करते हैं। तो देखें, सबसे पहला कौन सा बल है? अंतर्जात बल।
देखो चार्ट को, इसको आपको ऐसे ही अंदर ओरिजेंटल पेज में ऐसे वाले पेज में यूं करके कॉपी कर लेना, यहाँ पे लिख देना बल, फिर ऐसे बांटते हुए नीचे 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 करते रहना, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से आ जाएगा, वरना खड़े पेज पे करोगे तो नहीं आएगा ये चार्ट पूरा। और ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लेता है कि बल का वर्गीकरण कीजिए, कितने प्रकार के बल होते हैं, ठीक है ना। तो देखें पहला कौन सा है, अंतर्जात बल, यानी कि भूगर्भ में होगा। अंतर्जात यानी अंतर यानी कि कहां पर, पृथ्वी के भूगर्भ में, यानी कि आंतरिक रूप में। तो पहला कौन सा है उसमें, पटल विरूपणी बल। एक होता है पटल विरूपणी बल और दूसरा इसमें होता है आकस्मिक बल। पटल विरूपणी बल यानी कि जो पृथ्वी की भूपर पट्टी है उसका निर्माण कर देना, उसमें नई नई आकृति का निर्माण कर देना, ये होता है पटल विरूपणी बल। आकस्मिक बल वे बल होते हैं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी। आकस्मिक बलों में कौन कौन सा आएंगे, भूकंप और ज्वालामुखी। अगला देखें, पहले मैं एक चीज को समझा देता हूं फिर उस दूसरे को, या ऐसे करते हैं, हाँ पहले यही समझते हैं। पहले अंतर्जात बल के कौन सा किस में पार्ट है, फिर उसका पार्ट, फिर उसका पार्ट, ये देख लेते हैं, फिर देखेंगे बहिर्जात बल। तो देखें पहला कौन सा हो गया, पटल विरूपणी बल। दूसरा कौन सा हो गया, आकस्मिक बल। पटल विरूपणी बल वो होते हैं जो कि पर्वत, पठार वगैरह का या ऊपर जो भूपर पट्टी है उसका अनेक रूप में, अनेक आकृतियों के रूप में निर्माण करना। आकस्मिक बल वे बल होते हैं जैसे कि मान लीजिए भूकंप हो गया, ज्वालामुखी एकदम आए और कुछ नई चीज का निर्माण कर गए, तो भूकंप और ज्वालामुखी आकस्मिक बल के अंतर्गत, आकस्मिक अंतर्जात बल के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। फिर है पटल विरूपणी बल को दो भागों में बांटा गया। पटल विरूपणी बल को दो भागों में बांटा गया, महादेशजनक बल, दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। अब महादेशजनक बल क्या होता है, देखो इसको समझो। महादेशजनक बल, अब इसको भी दो भागों में बांटा, पहले पढ़ लो, ऊपरी मुखी बल, अधोमुखी बल। ऊपरी मुखी बल, अधोमुखी बल, ऊपरी मुखी बल और अधोमुखी बल। निर्गमन और निमंजन, ऊपरी यानी कि ऊपर उठेगा, निमंजन यानी नीचे जाएगा। यानी कि जहां पर भी महादेशजनक बल, अगर जैसे कि मान लीजिए एक समतल भाग है, अगर यहां पर महादेशजनक बल दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा होता है जो ऊपरी मुखी यानी ऊपर की ओर उठ जाता है उस भाग, अगर कोई समतल भाग ऊपर की ओर उठ गया तो वो ऊपर मुखी बल कहलाएगा। अगर कोई समतल भाग ऊपर की ओर उठ गया अपने स्थल से तो वो ऊपरी मुखी बल होता है। अगर कोई भाग अपने समतल भाग से यानी अपनी रेखा से नीचे धस गया, नीचे चला गया, जमीन के अंदर चला गया, भूगर्भ में चला गया, तो वो क्या कहलाएगा, अधोमुखी यानी कि अंदर घुस गया, चला गया। निमंजन यानी नीचे चला गया, नीचे धस गया, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि मैं बोल रहा हूं पहले कि ऊपरी मुखी बल, तो जैसे कि यहां पर कोई हलचल हुई भूआकृतिक और ये यूं करके कुछ ऊपर की ओर उठ गया, तो ये क्या हो गया, ऊपरी मुखी बल, या जिसको निर्गमन बल के नाम से जाना जाता है। अब यही कंडीशन सेम क्या हुई कि किसी कारण, पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण ये भाग नीचे धस गया और ये पूरा समतल हो गया और झील नुमा आकृति इसने ले ली, तो ये होता है निमंजन, अधोमुखी बल या नीचे का बल। समझ गए, कोई डिफरेंस नहीं। महादेशजनक बल दो प्रकार के होते हैं, ऊपरी मुखी बल, अधोमुखी बल। ऊपरी मुखी बल ऊपर की ओर उठ जाना, अधोमुखी बल नीचे की तरफ धस जाना, यही अंतर है, कोई खास अंतर इनमें नहीं है। तो ये था पहला महादेशजनक बल। अब दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। नाम से सिद्ध हो रहा है किसका निर्माण होगा, इस आंतरिक बल से पर्वतों का निर्माण होगा। किस प्रकार होगा, देखो अगर मैं पूछूं कि हिमालय एक नवीन वलित पर्वतमाला है, नवीन वलित पर्वतमाला है, क्या बोलते हैं, हिमालय एक नवीन वलित पर्वतमाला है, तो वलय है उसमें यानी कि घुमाव है, वो किस प्रकार है, चलो देखते हैं इधर। दूसरा कौन सा, इसी के अंतर्गत पटल विरूपणी बल पढ़ रहे हैं, उसमें दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। अब पर्वत निर्माणकारी बल भी दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, तनाव, टेंशन, और होता है संपीड़न। दूसरा कौन सा होता है, संपीड़न। संपीड़न यानी कंप्रेशन। तनाव यानी एक साथ इकट्ठा हो जाना। टेंशन हो गई ना, और मुझे तो टेंशन हो गई, मेरा तो एग्जाम आने वाला है, तो आपका दिमाग एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो गया, किस पर, एग्जाम पर। आपका किस पर, एग्जाम पर दिमाग फोकस हो गया। तो तनाव भी कुछ इसी तरह होता है, एक जगह इकट्ठा हो जाना। संपीड़न क्या होता है, तो कंप्रेशन, सभी जगह से एक जगह इकट्ठा होना, ये भी दोनों एक ही रूप में है, पर तनाव और संपीड़न में कुछ अंतर होता है। वो किस प्रकार, नीचे इसका विभक्त
किया गया है। तो देखें भूपटल विभंग, देखो तनाव के अंतर्गत भूपटल विभंग। अब ये भूपटल विभंग क्या होता है, तो देखो तनाव के अंतर्गत चट्टानों का अपने स्थान पर या तो चटक जाना होगा या भ्रंश पैदा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक पूरी चट्टान है, ठीक है, अब इसमें किसी कारण तनाव टेंशन उत्पन्न हुआ और ये एक दूसरे के कभी कभी विपरीत चले जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत चले जाएंगे। ये एक ही चट्टान एक दूसरे के विपरीत चली जाएगी, तो बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगी, दरार उत्पन्न हो जाएगी, दरार उत्पन्न हो जाएगी, भ्रंश उत्पन्न हो जाएगा। दरार को अपन क्या बोलते हैं, भ्रंश। और या फिर कभी कभी क्या होता है, दरार उत्पन्न न होकर के ये चटकने पड़ जाती है, छोटी छोटी दरारें जिसको अपन चटकने बोलते हैं, ठीक है। तो वो होता है टेंशन के कारण, तनाव के कारण। आप सोच रहे होंगे सर ये तो अब साइकोलॉजी टाइप शब्द है, टेंशन, टेंशन तो मानव को होती है, चट्टानों को थोड़ी होती है बालकों, होती है। अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा टेंशन उत्पन्न होती है, किसमें, चट्टानों के अंतर्गत, ठीक है। मानव का भार, पृथ्वी का भार और भूगर्भ की गर्मी, इसके कारण तनाव उत्पन्न होता है। कहीं कहीं रासायनिक अभिक्रिया ऐसी हो जाती है कि जैसे कि मान लीजिए ये चट्टान है, इसमें कहीं ना कहीं जल भरा हुआ है, ठीक है। अब इस चट्टान में इस जगह क्या है, जल, ठीक है। अब क्या हुआ, सर्दी का मौसम आया, अब क्या हुआ, सर्दी का मौसम आया। अब ये चट्टान में जो जल है वो जमेगा या नहीं जमेगा, जम जाएगा, ये जम गया, कठोर हो गया। अब ये जब जल जमता है ना, कभी भी आप देखना, देखो उदाहरण के तौर पे मैं समझाता चलता हूं। मान लीजिए एक गिलास है, ठीक है, इस गिलास में आपने यहां तक पानी भर के फ्रीजर में रख दिया, यहां तक पानी भर के फ्रीजर में रख दिया, इतना भाग खुला है अभी, ठीक है ना, इतना भाग बाकी है। अब फ्रीजर में जब आपने रख दिया, जब पानी जमेगा ना तो इसके ऊपर से पानी निकल जाएगा, पानी और ऊपर चढ़ जाएगा। तो जब तनाव या जब एक इकट्ठा होता है ना जल, तो वो फैलता है, तो जब यहां पर भी फैलेगा तो इसके अंदर चटकन उत्पन्न कर देगा, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। तो ये चटकन किसके अंतर्गत आती है, तनाव के कारण उत्पन्न होती है। अब देखो तनाव, भूपटल विभंग, भूपटल विभंग दो प्रकार का होता है, चटकन और भ्रंशन। चटकन मैंने बता दिया, ये वाली स्थिति जब छोटी छोटी दरारें पड़ जाती है, बहुत गहरी नहीं, छोटी छोटी दरारें, ठीक है ना, छोटी छोटी दरारें। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी ऐसी चीज है जिसपे आपने कुछ मारा तो उसकी दरार पड़ जाती है, दरार नहीं पड़ जाती, तो दरार को अपन क्या कहते हैं, चटकन कहते हैं। और भ्रंश क्या होता है कि चट्टान का दो भागों में विभक्त हो जाना और बीच में गैप हो जाना, चट्टानों का दो भागों में विभक्त हो जाना और बीच में गैप हो जाना, वो क्या कहलाता है, भ्रंशन कहलाता है। तो देखो आपके अंतर्गत ये जो चटकन और भ्रंशन, ये दोनों आपके अंतर्गत आएंगे, तनाव भी आपके अंतर्गत है सिलेबस के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हो गया चटकन, तनाव और भ्रंशन। अब आता है अगला, पर्वत निर्माणकारी के अंतर्गत संपीड़न, कंप्रेशन। संपीड़न यानी वलय पैदा हो जाना, भूपटल बंकम, भूपटल बंकम कहलाता, ठीक है। भूपटल बंकम यानी संवलन और वलन, संवलन और वलन। वलन क्या होता, फॉल्ट, फॉल्ट पैदा हो जाना, फॉल्ट पैदा हो जाना, यानी कि जो पर्वत है वो घुमावदार रूप में, वो ड्रिल मशीन आती है ना, कैसे घूमी हुई रहती थी, उसकी ड्रिल मशीन के आगे नोजल जो होती है ना, वो कैसे घूमी हुई रहती है, तो वो अंदर आराम से छेद कर देती, कहां पर, दीवार में। तो इसी प्रकार पर्वत का भी निर्माण घुमावदार यानी वलन रूप में होता है, तो इसे ही बोलते हैं संपीड़न। क्या बोलते हैं, संपीड़न, ठीक है ना। तो ये था आपका अंतर्जात बल। वापिस बोल रहा हूं एक और बार, पटल विरूपणी बल, आकस्मिक बल। आकस्मिक बल के अंतर्गत भूकंप और ज्वालामुखी। पटल विरूपणी बल में महादेशजनक बल, पर्वत निर्माणकारी बल। महादेशजनक बल में निर्गमन, निमंजन। फिर आता है पर्वत निर्माणकारी बल में तनाव, संपीड़न, ठीक है। यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया। ये आपके चैप्टर है, ये आपके चैप्टर है और ये भी आपके अंदर चैप्टर अंतर्गत है। ये चारों चैप्टर आपके हैं, इनको अपन अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। ये हुआ आपका कौन सा, अंतर्जात बल। अब ऐसा भी ये सब होते हुए पर्वत, पठार, भ्रंश, ये अनेक अनेक स्थलाकृतियां बन गई। अब हम क्या करेंगे, वापिस इसको हटाएंगे। मैंने बोला पहले ही कि पर्वत निर्माणकारी अंतर्जात बल वे बल होते हैं जो कि पृथ्वी पर नहीं। अगर सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि अंतर्जात बल किसे कहेंगे, अगर अंतर्जात बल किसे कहेंगे सीधा सा क्वेश्चन पूछ ले, तो आप सीधा सा आंसर लिख देना, 2 नंबर आपके खाते में, ठीक है। क्या होगा, वे बल जो पृथ्वी के भूगर्भ में आंतरिक रूप से
पृथ्वी की सतह पर अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं वे अंतर्जात बल कहलाते हैं। बस ये शब्द लिख देना, आपके 2 नंबर पक्के। अब आएंगे भाई साहब, हमने पर्वत खड़ा कर दिए, वलन वाले पर्वत खड़े कर दिए, ब्रंच बना दी, ये ऊपरी भाग कर दिया, निचला भाग कर दिया, तनाव कर दिया, संपीड़न कर दिया, इससे बहुत सारी स्थलाकृतियां बन गई नहीं बनी, बना दी हमने अंतर्जात बल के अंतर्गत। अब बहिर्जात बल से उनको वापिस साफ करेंगे। घर में कुछ सफाई करते हैं ना, तो कचरा नीचे गिर जाता है, फिर झाड़ू लेके बिड़ना पड़ता है ना साफ करने के लिए। इसी तरह अब सफाई तो कर ली, कचरा गिर गया, अब वलन यानी कि बाह्य बलों के द्वारा हम उसको साफ करेंगे। अब दूसरा कौन सा होता है, पहला कौन सा हो गया आपका अंतर्जात बल, अब दूसरा कौन सा आएगा, इनको समतल करने के लिए बहिर्जात बल यानी कि बाहर कार्य करने वाले बल। अंतर्जात बल अंतर यानी अंदर कार्य करने वाले बल। अब इसमें भी 2 भाग होते हैं बहिर्जात बल में, कौन कौन से, अपक्षय और अपर्दन। मोस्ट आईएमपी, पूरे चैप्टर इसी के आजू बाजू घूमते हैं, भूगोल के, आपके नहीं कह रहा हूं, पूरे भूगोल के अधिकतर चैप्टर अपर्दन और अपक्षय के आसपास घूमते हैं, आजू बाजू बोलते हैं। देखो अपक्षय और अपर्दन, अपक्षय और अपर्दन में सीधा सा संबंध यह है कि अगर मैं डेफिनेशन कहूं कि अपक्षय और अपर्दन की डेफिनेशन क्या हो सकती है, चट्टान का अपने ही स्थान पर किसी रासायनिक क्रिया, बाह्य क्रिया या किसी भी क्रिया के कारण अपने ही स्थान पर टूटकर बिखर जाना। चट्टान का, सीधे शब्दों में समझा रहा हूं, समझे, चट्टान का अपने ही स्थान पर किसी कारण, किसी रासायनिक क्रिया के द्वारा टूटकर बिखर जाना, अपने ही स्थान पर टूटकर बिखर जाना, वो क्या कहलाता है, अपक्षय वेदरिंग कहलाता है। अपक्षय वेदरिंग कहलाता है, अपक्षय वेदरिंग कहलाता है। अपने स्थान पर, जैसे कि मान लीजिए ये चट्टान है, ठीक है, ये अपने स्थान पर किसी कारण टूटकर टुकड़ों में विभक्त हो गई, ठीक है, यहीं पर है, वो कहीं उड़ के नहीं जा रही, ये बात याद रखना। अपने ही स्थान पर टूटकर बिखर जाना, टूटकर बिखर जाना, वो क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। किसी चट्टान का अपने ही स्थान पर टूटकर बिखर जाना या चूर्ण रूप में परिवर्तित हो जाना अपक्षय कहलाता है। तो सर अपर्दन क्या होता है, अपर्दन वे क्रिया है जिसमें किसी स्थलाकृति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, शब्दों को पकड़ना, किसी स्थलाकृति का या किसी क्षेत्र का या किसी भूभाग का या किसी चट्टान का या किसी भूखंड का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे मान लीजिए ये एक स्थलाकृति है, रेड पेन एक स्थलाकृति है, अब इसका क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यहां से ऐसे नहीं, ऐसे समझो, ये एक स्थलाकृति है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गई। कोई स्थलाकृति, कोई भूखंड, कोई भूभाग, कोई चट्टान अपने स्थान से स्थानांतरित होकर किसी और स्थान पर चली जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अपर्दन होते हैं, अपर्दन बोलते हैं। अब ये एक स्थलाकृति वहां कैसे जाएगी, क्या जादू क्या मेरे पास, इसे उड़ा दूंगा, नहीं, इसके कुछ कारक होते हैं, अपर्दन के कुछ कारक होते हैं। देखो वापिस समझा रहा हूं, समझो, बहुत आसान चैप्टर है पर समझ में कभी कभी नहीं आता है। बच्चा अपर्दन का अपक्षय में लिख के आता है, अपक्षय का अपर्दन में लिख के आता है ना, वही वो गलत हो जाता है। लेकिन अगर एग्जामिनर मेरे जैसा हुआ ना कि उसको अपक्षय और अपर्दन नहीं आता, तो मैं पूरी कॉपी में 0 लिख दूं, ऐसा करूं मैं तो, ठीक है। देखो वापिस समझो, ये अपक्षय का समझा रहा हूं, अपक्षय यानी कि अपने ही स्थान पर टूटकर बिखर जाना, ये टूटकर यहीं पे गिर गया तो ये अपक्षय हो गया, ठीक है। अब अपर्दन क्या होता है, किसी स्थलाकृति का, किसी भूभाग का, किसी चट्टान का अपने स्थान से स्थानांतरित हो जाना, वो क्या कहलाता है, अपक्षय। अब यहां से वहां तक कैसे जाएगा, या तो यहां से कोई नहर जा रही है तो वो इसको ले जाके वहां बिछा देगी, ठीक है, या कोई पवन है जो टीलों को उड़ा के उस साइड ले जाएगी, या कोई हिमानी है जो इसको उठा के वहां पर ले जाएगी। इस तरह कुछ ऐसे कारक होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं, इसी को अपक्षय बोलते हैं। आपने देखा होगा हिमालय पर्वत, देखो देखो ये हिमालय, ठीक है। अब इस हिमालय पर क्या हो रही है कि यहां से नदी बह के आ रही है, ठीक है ना, ये नदी कोई सी बह के आ रही है। अब इसके अंदर का जो ये भूभाग है, अब यहाँ पर जो कंकड़ पत्थर रेत वगैरह जो सब होगी वो यहाँ से बहकर ये यहाँ पर लाएगी, तो इसका यहाँ से यहाँ क्या हो गया, स्थानांतरण। तो ये नदी द्वारा ये नदी द्वारा क्या हुआ, अपर्दन हुआ, जल द्वारा क्या हुआ, अपर्दन हुआ। तो अपर्दन के कारक कौन कौन से हैं, जल, पवन, हिमनद, सागरीय तरंगे और परिहिमानी, ये सभी
अपर्दन के कारण होते हैं, इरोजन बोलते हैं, इरोजन, EROSION, वेदरिंग, अपक्षय, इरोजन, अपर्दन। बस यहीं तक था आपका क्या, बल। ये दोनों भी आपके चैप्टर मोस्ट आईएमपी है, ये भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये भी आपके सिलेबस के अंतर्गत लगते हैं। आई होप ये पूरा बल का चार्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये दोनों चीजें नहीं समझ आए तो 2 बार वीडियो देख लेना, समझ लेना और लिख लेना परिभाषा, बाकी तो मैं समझाऊंगा ही और आगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखो वापिस बोल देता हूं, बल 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्जात और बहिर्जात, ठीक है। इनके कारण क्या होता है कि वापिस पुनः समतल करने का कार्य होता है। ये पुनः ये मतलब अंतर्जात बल वे बल जो पृथ्वी पर अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, बहिर्जात बल वे बल जो उत्पन्न स्थलाकृतियों को समतल करने का कार्य करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। मोस्ट आईएमपी वीडियो है, चैप्टर है, याद कर लेना, समझ लेना। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।